छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम एनिमल फिजियोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे पोषण क्या है या किसे कहते हैं, पोषण की परिभाषा, और साथ ही में जानेंगे पोषण के प्रकारों के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल लगातार बना रहे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले बता चुके हैं पोषण। पोषण होता क्या है? सामान्य तौर पे हम पोषण को कैसे परिभाषित करते हैं? पोषण के अगत है कि हमारा शरीर पोषण की कमी का शिकार है। तो पोषण से तात्पर्य क्या हुआ? पोषण से तात्पर्य हुआ कि हमारे शरीर की जो करने की मतलब कार्य करने की क्षमता है उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी हो गई, और वो किसके कारण आई? तो जिसके कारण आई वही पोषण। ठीक है, सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि ऊर्जादायक अणुओं को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ऊर्जादायक अणुओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अर्थात ऊर्जादायक अणु क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये क्या है? ऊर्जादायक अणु है जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और भोजन के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पाए जाने वाली कुछ विशेष तंत्र, जैसे पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र के द्वारा इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, और साथ ही में क्या किया जाता है? हमारी कोशिकाओं के द्वारा उसे अवशोषित किया जाता है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और हमारा पोषण होता है। ठीक है, तो सिंपली शब्दों में हम समझ सकते हैं कि ऊर्जादायक अणुओं को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ये एक लाइन की परिभाषा हुई। ठीक है, समझे? पोषण की परिभाषा की बात करते हैं। ऊर्जादायक अणुओं को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ये सिंपली छोटे से छोटे शब्द होगा। अगर हम इसी शब्द को एक्सप्लेन करें तो आप बता सकते हैं कि जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ, जीवित रहने के लिए जो भोज्य पदार्थ भोजन करते हैं, उस भोज्य पदार्थ का क्या होता है? उपापचय होता है। और उपापचय के दौरान हमारे शरीर की जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। इससे कहें कि उससे हमें क्रिया कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब जीवित रहने के लिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका क्या होता है? उपापचय होता है। उपापचय होने के कारण क्या होता है? जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा से क्या होता है? हमारा पोषण होता है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, सिंपली शब्दों में आप समझेंगे ऊर्जादायक अणुओं को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। इसके बाद पोषण में आगे बढ़ते हैं तो पोषण के प्रकारों की बात आती है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेंगे। पोषण के प्रकार, इसी को कहते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप सामान्य तौर पे बता सकते हैं जो न्यूट्रिशन के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य तौर पे मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हम कहते हैं स्वपोषी और हेटरोट्रॉप्स को कहते हैं विषमपोषी। समझेंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपस, जिसे हम सामान्य शब्दों में स्वपोषी कहते हैं, और दूसरा होता है
हेटेरोट्रोपस, जिसे हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है। ऑटोट्रोपस अर्थात स्वयंपोषी, स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी वे जंतु या वे जीव कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त हरे पेड़ पौधों को रखा गया है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स वे कहलाते हैं जो अपने पोषण के, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते, जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। दूसरा आता है ऑटोट्रॉप्स, सॉरी हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स अर्थात विषमपोषी। तो विषमपोषी का जस्ट इसके विपरीत होता है। कह सकते हैं कि वे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे मतलब पौधे या जंतु पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जंतु आते हैं। ठीक है। और जो विषमपोषी होते हैं, हमने पहले कहा कि विषमपोषी क्या होते हैं? जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी को पोषण के आधार पर, यह कहे कि ग्रहण किए जाने वाले भोजन के आधार पर निम्न कैटेगरी बांटा गया। इसके अंदर क्या आते हैं? सभी जंतु आते हैं। इसमें क्या आते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे किसमें आ गए? स्वपोषी में, और सभी जंतु इसमें आ गए। अगर हम बात करें, हमने कहा कि पोषण ग्रहण में भोजन के आधार पर, भोजन के आधार पर इनको कितने कैटेगरी बांटा गया? निम्न कैटेगरी में, निम्न प्रकार। ठीक है। अब निम्न प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि पूर्ण भोजी, जिसको आप साधारण तौर पे होलोजोइक कहते हैं, पहला प्रकार हो सकता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं पूर्ण भोजी। पूर्ण भोजी न्यूट्रिशन, इसमें आप बता सकते हैं कि इस विधि में जो जंतु होते हैं भोजन करते हैं या न्यूट्रिशन करते हैं, ये क्या करते हैं कि भोजन या भोज्य पदार्थों को निगल कर अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब क्या करते हैं? निगलते हैं, भोजन को निगल कर अंतर्ग्रहण करते हैं, जिसके बाद क्या होता है? भोजन को शरीर के अंदर क्या किया जाता है? पचाया जाता है, और पचाने के बाद उसका अवशोषण होता है। तो उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? होलोजोइक पोषण कहते हैं। तो भोजन किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, तो उसके आधार पे जो पोषण है, पोषण को निम्न प्रकार में बांटा गया। जैसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम पूर्ण भोजी कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि भोजन को निगल कर भोजन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात अंतर्ग्रहण की क्रिया मुख के द्वारा की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भोजन को निगला जाता है, तो मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? होलोजोइक पोषण होता है, जिसे पूर्ण भोजी कहते हैं। ठीक है। और निगलने के पश्चात जो भोजन हमने मुख में रखा, उसका क्या होता है? शरीर के विभिन्न पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में उसका पाचन होता है और शोषण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि होलोजोइक जो पोषण होता है, इसको भी कुछ कैटेगरी से बांटा गया भोजन ग्रहण करने के आधार पे। जैसे पहला है शाकाहारी, जिसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है। दूसरा मांसाहारी, जिसे कहते हैं कॉर्निवोरस। तीसरा है सर्वाहारी, जिसे कहते हैं ओमनीवोरस। चौथा इसमें आएगा चौथा आ जाएगा रक्तभोजी, रक्तभक्षी बोलते हैं। ये सेंजिक्यूवोरस और यस।
OUS। इसके बाद आ गया आपका स्वजाति भक्षी, जिसको हम कहते हैं सिंपल तौर पे कनिवल्स। उसके बाद आ जाएगा आपका स्कैवेंजर्स, जिसको बोलते हैं क्या कह सकते हैं इसको, मृत भोजी, या इंग्लिश में कहते हैं स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। इसको समझेंगे। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को पोषण भोजन के आधार पर 5 प्रकार निम्न प्रकार में बढ़ सकता है। ये जो प्रकार दिए हैं, जिसमें शाकाहारी जंतु जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे आप हिरण, गाय, खरगोश आदि। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं अर्थात पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मांसाहारी की बात करते हैं, जो क्या करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, जैसे आप बता सकते हैं इसमें हाइड्रा, बाघ, शेर, चीता आदि, ये मांस का भक्षण करते हैं। सर्वाहारी जो मांस और शाकाहारी, मांस और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं, तो उसे सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली आदि। ठीक है, इसके बाद रक्तभक्षी। रक्तभक्षी से तात्पर्य है कि जो अपना पोषण अन्य जंतुओं के रक्त को रक्त के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मच्छर, जोंक, खटमल। क्या होते हैं? मच्छर, जोंक और खटमल। ये क्या करते हैं? अन्य जंतुओं के रक्त का भक्षण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रक्तभक्षी कहते हैं। इसको स्वजाति, स्वजाति भक्षी भी होते हैं, जो अपनी ही जाति के लोगों का भक्षण कर लेते हैं। जैसे कहा जाए तो कुत्तों में कुत्ते को खा ले, मनुष्य को खा ले, तो ऐसे जंतु क्या कहेंगे? स्वजाति कहेंगे। तो ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के लोगों का भक्षण करते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम स्वभक्षी कहते हैं। जैसे कह सकते हैं इसमें गिद्ध, जो गिद्ध होता है, गिद्ध अगर गिद्ध ही मर जाता है तो उसको खा लेता है। इसका अगला है मृत भोजी, या कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो ये क्या करते हैं? जो मृत जानवरों के मांस हैं, उन मृत जानवरों के मांस को ये खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे आप चींटी, मृत जानवरों का जो मांस होता है वो चींटियां खा लेती हैं, साथ ही में चील भी खाते हैं और गिद्ध भी खाते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? मृत जानवरों के मांस को खाते हैं। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तभक्षी, स्वजाति भक्षी और मृतभोजी, इतने प्रकार का होता है। इसके बाद दूसरा है विषमपोषी पोषण के अंतर्गत। पहला था होलोजोइक, दूसरा आता है इसमें मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जिसे हम कहते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इसे मृतोपजीवी, ये क्या था? पूर्ण भोजी था, ये मृतोपजीवी है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण करने वाले जो जंतु होते हैं वो सामान्यतः मृत एवं सड़े गले पदार्थों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आप कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला देखेंगे। तो अगले की बात करते हैं, तो अगला आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद तीसरा आएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी या पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो परजीवी पोषण की बात करें तो जब एक जंतु अपने पोषण के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर रहता है,
तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें इसका एक एग्जाम्पल आ सकता है सर मच्छर। जो मच्छर होता है ये बाह्य परजीवी है, और साथ ही में यदि हम एस्केरिस और फीताकृमि की बात करें तो वो क्या होता है, आंतरिक परजीवी होता है। तो सिंपली शब्दों में कह सकते हैं कि परजीवी जो होते हैं वे अपने पोषण के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जो जिस जंतु पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके भक्ष्य कहलाते हैं, और जो इनका भक्षण करते हैं वो भक्षक कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मच्छर जो है वो क्या है, भक्षक है, और जो हमारा ब्लड है वो क्या है, भक्ष्य, मतलब उसका भोजन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिन जंतुओं पर ये निर्भर रहते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं हम, सिंपली शब्दों में कह सकते हैं उनको पोषक। वो क्या होते हैं, उनके पोषक होते हैं। जैसे मच्छर के लिए हम पोषक है, और मच्छर क्या है, परभक्षी है, वो हमारा पोषण, वो हमसे पोषण प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो परभक्षी है, दूसरों पर निर्भर रह रहा है। तो जो पैरासिटिक होता है, परभक्षी होते हैं, या परजीवी जो होते हैं, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक परजीवी, और दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी, अगर हम आंतरिक परजीवी की बात करें तो जो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तो अंदर जो पाए जाते हैं आप कह सकते हैं एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। साथ ही में फीताकृमि ये भी हमारी आंतों की दीवार से चिपका रहता है, और परजीवी के रूप में रहता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब ज्यादा मात्रा बढ़ जाता है तो नुकसान लगता है। लेकिन बाह्य परजीवी की बात करें तो मच्छर है, मच्छर बाह्य परजीवी अर्थात बाह्य रूप से पाया जाता है, तो इसे बाह्य परजीवी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कोशिका के अंदर जो परजीवी होते हैं, अगर हम बात करें जो हमारे कोशिकाओं के अंदर परजीवी होते हैं, उसमें आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का कारक होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करता है, और वही अपना पोषण करता है। बाद में जब मच्छर ब्लड को क्या करता है, सक करता है, चूसता है, खून के चूसता है, तो वो मच्छर के पेट में जाता है, और मच्छर के पेट में अंडे के रूप में उत्पन्न अंडे देते हैं, अंडे से मच्छर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मच्छर का जो लार्वा होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, स्पोरोजोइक लार्वा के रूप रहता है, वो प्लाज्मोडियम के रूप में वृद्धि करता है मनुष्य के ब्लड में, मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर। और साथ में तो उससे क्या कहेंगे हम, आंतरिक परजीवी कहेंगे। और इसके साथ ही जो दूसरा होता है कोशिका की बाहर वृद्धि करने वाला, वो क्या कहलाता है, अंतरा परजीवी। मतलब कह सकते हैं कि परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक परजीवी दो प्रकार के। अगर देखा जाए तो आंतरिक परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर और दूसरा अंतरा। यानी एक होता है अंतः परजीवी, जिसमें आपका आता है प्लाज्मोडियम, और दूसरा होता है अंतरा परजीवी। अंतरा परजीवी, अंतरा परजीवी में आपका आ जाएगा एंट एमीवा हिस्टोलिटिका, ये अंतरा परजीवी है। कहने का तात्पर्य है कि जो परजीवी प्रकार का पोषण होता है उसमें क्या होते हैं, जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। ये दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। अगर आंतरिक परजीवी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, शरीर या कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एस्केरिस और फीताकृमि ये आंतों में पाए जाते हैं। उसके बाद आंतरिक परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और अंतरा परजीवी। अंतः परजीवी जो होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। और अंतरा परजीवी क्या होते हैं, कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कोशिका के अंदर वाले को कहते हैं अंतः परजीवी, और कोशिका के बाहर पाए जाते हैं उसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। ठीक है, और जो कोशिका के बाहर अर्थात अंगों में पाए जाते हैं उसे आंतरिक परजीवी कहते हैं। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर का जो प्रकार है वो है मलभोजी। क्या होता है, मलभोजी। मलभोजी इसको कहते हैं कार्पोरोजोइक।
न्यूट्रिशन। अब कार्पोजोरिक न्यूट्रिशन जो होता है कि ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मल का भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्पोजोरिक कहते हैं। जैसे आप सिंपल तौर पे ले सकते हैं सुअर। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन। एक बार फिर पुनः समझेंगे। जीवों द्वारा ऊर्जादायक अणुओं को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, या जीवित रहने के लिए जंतुओं के द्वारा क्या करना, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, साथ में उपचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण को मुख्य रूप से भोजन के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा गया। जैसे पहला था होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा मृतोपजीवी, तीसरा पैरासिटिक या परजीवी, और चौथा होता है मलभोजी। जिसमें से होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो उसमें क्या होता है कि भोजन को निगल कर खाया जाता है, निगल कर ग्रहण किया जाता है, जो निम्न प्रकार हो सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तभक्षी, स्वजातिभक्षी, मृतभोजी। शाकाहारी जो हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जो मांस का भक्षण करते हैं, सर्वाहारी जो मांस और हरे पेड़ पौधे दोनों खाते हैं, रक्तभक्षी जो रक्त का भक्षण करते हैं जैसे खटमल भक्षण। उसी प्रकार स्वजाति भक्षण से तात्पर्य मतलब जो अपने ही जाति के लोगों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे गिद्ध। मृतभोजी जो मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतभोजी कहते हैं, जैसे चींटी, चील, गिद्ध ये मृत खाते हैं। उसी प्रकार मृतोपजीवी भी कहलाते हैं जो कह सकते हैं कि मृत सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे कीड़े मकोड़े। उसके बाद आता है पैरासिटिक से तात्पर्य कि परजीवी पोषण से तात्पर्य है भोजन के लिए, पोषण के लिए अपने अन्य जंतुओं पर निर्भर रहना। ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। जिसमें आंतरिक परजीवी से तात्पर्य है कि ये जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक परजीवी कहते हैं, जैसे एस्केरिस और फीताकृमि। आंतरिक परजीवी को आगे चल के दो भागों में बांटा गया, अंतः परजीवी और अंतरा परजीवी। अंतः परजीवी वे होते हैं जो जीवों की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का एक कारक है, और दूसरा होता है अंतरा परजीवी जो कोशिका के बाहर पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा स्टेरिका, ये अमीबियासिस अर्थात पेचिस का एक कारक है। उसके बाद बाह्य परजीवी की बात करते हैं तो बाह्य परजीवी के रूप में मच्छर होता है जो बाहर के रूप में मतलब हमारे त्वचा हमारे ऊपर निर्भर करता है परंतु बाहर रहता है शरीर के, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। इसी प्रकार है मलभोजी जिसे कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि जो जंतु मल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं अपना पोषण करते हैं उसे कैप्रोजोइक या मलभोजी कहते हैं, जैसे सुअर। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के प्रकार। धन्यवाद।